Friends, today we will study about nucleotide synthesis, means the synthesis of nucleotide. The synthesis of nucleotide can be performed through two methods. It may be natural method or it may be methods in laboratory. न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण दो प्रकार से हो सकता है। प्रकृति में जीव कोशिकाओं के संपन्न होने वाला जैव शैक्षणिक तथा प्रयोगशाला में संश्लेषण होने वाला लेबोरेटरी सिंथेसिस। इनमें से जीव संश्लेषण ही सबसे अधिक सामान्य और महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियोटाइडों का जैव संश्लेषण मीन्स बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। प्यूरिन तथा पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइडों के जैव संश्लेषण में कोशिकाओं में पाए जाने वाले जिन यौगिकों का उपयोग किया जाता है उनके पूरे नाम और सूत्र हम एक एक करके पढ़ेंगे। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें एक HPO3 फॉर्मेट इकाई कम होने पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है, जिसको हम ADP कहते हैं। सेकंड है NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से C अल्फा PRPP 5 फास्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट। चौथा बीटा RP राइबोसिल फास्फेट। पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का जैव संश्लेषण पिरिमिडीन नाभिक में संश्लेषण के लिए ATP की उपस्थिति में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड व एस्पार्टिक एसिड परस्पर निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं। इस प्रकार बना हुआ न्यूक्लियोटाइड लिंक चाबी या कुंजी के जैसा होता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है और इसमें ही अन्य सारे न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। उदाहरणार्थ, इसमें यदि हम साइटिडाइलिक एसिड का निर्माण भी कर सकते हैं। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइडों का बायोसिंथेसिस। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइडों के लिए इनोसिनिक एसिड कुंजी न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। इसकी सहायता से अन्य न्यूक्लियोटाइडों का निर्माण किया जाता है। प्यूरिन नाभि में का संश्लेषण करते समय एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लाइसिन व फॉर्मिक एसिडों से संपन्न कराया जाता है। इनोसिनिक एसिड तथा अन्य प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण भी किया जाता है। न्यूक्लियोटाइडों का जो केमिकल सिंथेसिस है वो इस प्रकार से किया जाता है। न्यूक्लियोटाइडों का रासायनिक संश्लेषण किया जा चुका है, जिसमें प्रमुख रूप से विधियों में खास तौर पर लेबिन तथा उसके साथियों ने सर्वप्रथम 1937 में एडिनोसिन 5 फास्फेट को संश्लेषित किया था। इसी तरह से दूसरा टॉड और उसके साथियों ने 1954 में एडिनोसिन 2 फास्फेट को भी संश्लेषित किया था। न्यूक्लिक अम्लों में रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो समस्त न्यूक्लिक एसिड फास्फोडाइएस्टर बंधयुक्त पॉलीमर्स होते हैं, अतः ये आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं तथा ये कई पदों में जल अपघटन होकर अपने अवयवी यौगिकों में परिवर्तन हो जाते हैं। इसके जल अपघटन में विभिन्न प्रकार के जो पद होते हैं वो निम्न प्रकार से हो सकते हैं। सर्वप्रथम DNA, जिसका हाइड्रोलिसिस होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, और न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। यदि फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो वहाँ शुगर 2-डीऑक्सीराइबोज प्लस प्यूरिन जो कि बेस होता है एडेनिन और गुआनिन का, तथा इसके साथ साथ पिरिमिडीन बनता है जो साइटोसिन और थायमीन होता है। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड RNA को जल अपघटन किया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, और न्यूक्लियोटाइड का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं।
यदि उसका फिर से हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो वो शुगर्स, प्यूरिन, बेस तथा पिरिमिडीन बनते हैं। प्यूरिन्स का अर्थ है एडेनिन और गुआनिन और पिरिमिडीन का अर्थ है साइटोसिन और यूरेसिल। न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य भी हैं जिसमें रेप्लिकेशन मुख्य साधन है तथा इसी तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन मुख्य रूप से इनके उदाहरण हैं। सर्वप्रथम हम न्यूक्लियोटाइडों के जो जैविक कार्य हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसमें मुख्य रूप से रेप्लिकेशन है। जीव कोशिकाओं में की जो नाभिकें होते हैं इसमें डीएनए अणु होते हैं और डीएनए अणुओं में विद्यमान जो बेस का जो क्रम होता है वही जेनेटिक सूचनाओं का आधार होता है, जिसमें पैतृक गुण अपनी संतति में आते हैं। कोशिका विभाजन के साथ साथ डीएनए अणुओं के साथ भी विभाजित हो जाता है और दोनों नई पुत्री कोशिकाएं पैतृक गुणों की पुनरावृत्ति हो इसके लिए आवश्यक है। डीएनए अणुओं का विभाजन इस प्रकार से हो सकता है कि डीएनए क्षारकों में का क्रम बिल्कुल समान हो जाता है। डीएनए अणुओं का यह गुण उसकी प्रतिकृति कहलाता है। इस प्रक्रिया को पहले डीएनए अणु की डबल हेलिकल धीरे धीरे खुलती जाती है और इस प्रकार पृथक हुई दोनों इकाइयाँ दो नई इकाइयों में संश्लेषित हो जाती है। इस इकाई को प्रत्येक क्षारक के सामने उसके पूरक क्षारक का निर्माण के साथ न्यूक्लियोटाइडों का निर्माण होता है और इसमें इकाई डबल हेलिकल बनती है। इस प्रकार एक डीएनए अणु से दो प्रकार के प्रतिकृतियां तैयार होती हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो इसका दूसरा मुख्य कार्य है। जैविक कोशिकाओं में संपन्न होने वाली विभिन्न कार्य प्रोटीनों के द्वारा ही संपन्न होता है। विभिन्न प्रोटीनों का संश्लेषण न्यूक्लिक अम्लों द्वारा नियंत्रित होता है तथा डीएनए अणुओं में क्षारक कम बेस सिंथेसिस के रूप में समस्त जेनेटिक सूचनाएं एकत्रित रहती है और उन्हीं के निर्देशानुसार प्रोटीनों का सिंथेसिस होता है। ये दो प्रकार से हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन पहला प्रकार है। इस प्रक्रिया में डीएनए अणु के क्रम में नकल में एक पूरक आरएनए बनाया जाता है। यह प्रक्रिया उसी प्रकार संपन्न होती है जैसे डीएनए में एडेनिन का पूरक थायमिन होता है, जबकि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रदर्शित की जा सकती है। इसी प्रकार से यदि हम स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन की बात करें तो इस प्रकार बने हुए अणु mRNA यानी मैसेंजर आरएनए के दो न्यूक्लिक अम्लों के ट्रांसफ़र आरएनए और tRNA तथा राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के संयुक्त रूप से होती है जो प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया में कई प्रकार के एंजाइम सहयोग करते हैं। mRNA अणुओं की न्यूक्लियोटाइडों में 3 क्रमों में पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ट्रिपलेट को एक कोडॉन कहते हैं और mRNA अणु tRNA अणु व राइबोसोमल आरएनए कणों के माध्यम से प्रोटीन का सिंथेसिस और नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक tRNA एक अमीनो एसिड से जुड़ा होता है जिसमें tRNA न्यूक्लियोटाइड और mRNA से मेल खाते जाएंगे। वही अमीनो एसिड्स rRNA तथा प्रोटीन के पेप्टाइड अणुओं से जुड़ते जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड बनाते जाएंगे। थैंक यू। क्या लियो? और भैया बन के ये क्या कपड़े पहनती है यार, पागल है यार। अंजना को देखो कितने अच्छे कपड़े पहन के आती है। उसको देखो गंवारों वाले कपड़े पहन के आती है।